एनडीए कहां है, एनडीए? राजीव जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि एनडीए की स्थिति क्या है। अब देखिए एनडीए की स्थिति, सबसे पहले तो हम लोगों ने यह देखा है कि जब इंडिया की बैठक होने लगी तब अचानक से आनन फानन में कहता है ना कि एनडीए नामक तत्व अचानक से सामने में नजर आया और 38 भानुमति के कुनबे में कहीं से 38 ऐसे घटक दल जोड़ के बना दिए गए जिसमें अधिकांश के सांसद तो क्या विधायक भी नहीं है और उनके आप अगर खोजेंगे तो उनके पार्षद भी नहीं है राजीव जी, उनके सरपंच भी नहीं मिलेंगे उनके। वो तो उन्होंने ऐसे विशेष स्पेशल दल खोजे हैं उसके। और अब उसकी स्थिति देखिए कि जब से टीम इंडिया की बैठक हुई, टीम इंडिया के घटक दलों की संख्या बढ़ती रही और टीम इंडिया एनडीए के घटक दलों की संख्या घटती रही। यानी वो जो इतने छोटे छोटे दल हैं, हम लोगों ने देखा कि कुकी पीपुल्स अलायंस केपीए सबसे पहले मणिपुर का घटनाक्रम होता है और वो उससे जो है कि घटक दल के रूप में अलग होती है। तो इस तरह से कई सारे घटक, उसमें घटक दल अलग हो रहे हैं। जुड़ने वाली केवल एक पार्टी जो है वो हम लोगों ने देखा कि एक तरह से कर्नाटक की एक जो पार्टी है वो उसमें जुड़ते हुए हम लोगों ने देखा, देवगौड़ा जी को। उसके अलावा उसमें कुछ भी जोड़ नहीं पाया। और अभी भी जमीनी स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जो एक उम्मीद थी कि टीम इंडिया में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाएगा, सिर्फ पुटअव्वल की स्थिति हो जाएगी, उन सब चीजों के कारण जो उनके कई सारे घटक दल हैं जो अभी आज उनके साथ है, राजीव जी, बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं कि वो घटक दल भी उनका साथ छोड़ के इधर आ सकते हैं, यानी वो भी कहीं इंडिया की तरफ ना आ जाए। और प्रशांत जी ने जिन बड़े बड़े पार्टियों का नाम लिया, चाहे वो बीजू जनता दल हो, चाहे तमाम दूसरी पार्टियां हो, क्या वो भी लास्ट समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेंगे? देखिए वो तो ऐसी पार्टियां हैं, होता है ना कि तराजू जिधर ज्यादा झुक जाता है वो उधर जाने वाली पार्टियां हैं। तो उसको लेके बीजेपी भी मुतमईन नहीं हो सकती कि वो उन्हीं के हैं, वो वॉक आउट करके पर्दे के पीछे से समर्थन दे देते हैं। लेकिन अगर कल के डेट में भारतीय जनता पार्टी की संख्या घट जाएगी तो वो बीजेपी के पास नहीं होंगे, वो ऑटोमेटिक टीम इंडिया के पीछे, पर्दे के पीछे आपको इधर खड़े हुए मिलेंगे। वो आपको इस समय अगर आप सोच के देखिए कि इतनी चर्चा होती है, आप बिहार में देख लीजिए, अभी तक ये चाचा भतीजे के विवाद को खत्म नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक भी पुरानी सहयोगी दल, जिसके बारे में आपने प्रकाश डाला, एक भी पुरानी सहयोगी दल आज उनके पास नहीं है। तो और सोच के देखिए कि शिवसेना सरीखे सहयोगी दल के साथ मिलकर आप 41 सीट आप महाराष्ट्र में ले आते थे, आज वो आपके साथ नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं कि कल जो राहुल नावेकर ने जो फैसला दिया, उस फैसले से तो वहां पर टीम इंडिया और मजबूत हो गई, क्योंकि उससे जो उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता में और वृद्धि हुई है, उनको और सिंपैथी फैक्टर मिला है। आप जिस तरह से उस पार्टी के ऊपर हमला कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में इनकी स्थिति कमजोर होती चली जा रही है। आप इनके घटक दल कौन है? एकनाथ शिंदे। भाई एकनाथ शिंदे आपके सरकार बचाने के लिए तो सही है राजीव जी, की सरकार बच जा रही है उनके एमएलए के कारण से। अजित पवार आपके सरकार बचाने के लिए वो डुप्लीकेट सही काम आएंगे, लेकिन जब मतदाता वोट देता है तो यह ध्यान रखना चाहिए कि वो ओरिजिनल विकल्प की तरफ जाएगा, वो डुप्लीकेट की तरफ राजीव नहीं जाएगा। तो महाराष्ट्र में तो जो एक तरह से उत्तर प्रदेश के बाद जो सबसे बड़ा राज्य जो महाराष्ट्र है, और वहां पे जो इनके दो घटक दल बन रहे हैं, अजित पवार और एकनाथ शिंदे, वो डुप्लीकेट की सबसे बड़ी कॉपी है। वो उस डुप्लीकेट को जनता खुद ही चुनाव में हरा देगी। तो अब बीजेपी ने ऐसे ऐसे लोगों को अपना घटक दल बना के रखा है। अब आ जाइए आप बिहार में सोच के देखिए कि वहां तो इनके साथ कौन खड़ा है। जीतन राम मांझी जैसे सरीखे कुछ नेताओं को लेकर ये खुश हो सकते हैं, वो कभी भी दाएं से बाएं होते रहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में ये जो है कि यहां पे राजभर को लेकर अगर ये खुश हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग गारंटी ले सकते हैं कि राजभर लास्ट तक में उधर ही रहेंगे? अगर अभी भी उनको चुनावी समीकरण पलटते हुए वो देखें और उनके दरवाजे अगर टीम इंडिया में खुल जाए तो वो अभी भी जो है कि टीम इंडिया की तरफ आ सकते हैं। और कई सारे लोग बता रहे हैं कि राजभर फिर से जो है कि वो टीम इंडिया की तरफ के दरवाजे भी खटखटाने की कोशिश कर रहा है राजीव जी। तो वो ऐसे सहयोगी लेके बैठे हैं जो कि खुद ही उनके पास उनके विश्वस्त नहीं है, जबकि देखिए टीम इंडिया के सहयोगियों को लगातार ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सबके छापे लगाए जा रहे हैं और उसके बावजूद भी वो टिके हुए हैं कि नहीं, हमें टीम इंडिया का घटक हम बने हुए हैं तो वो उसी के साथ खड़े हैं। हेमंत सोरेन को सोचे कितने सारे समन भेजे गए। प्रयास तो केवल इतना ही था ना कि हेमंत सोरेन घोषणा कर दे कि वो जो है कि वो टीम इंडिया छोड़ रहे हैं और वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। यही छोटी सी डिमांड थी, लेकिन देखिए वो भी नहीं झुके हैं। वो उन्होंने उल्टे एक बड़ा महत्वपूर्ण कानून लेके आ गए हैं वो, कि अब वहां पे झारखंड जैसे छोटे राज्य ने जो काम किया, और कल जो मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि अब वहां पे एजेंसियों की, वही केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री नहीं होगी। अब आपको सीधे सीधे उसके लिए
प्रोटोकॉल बना दिया गया है कि कैसे जवाब का सवाल का उत्तर देना है, कैसे कर्मचारियों से पूछताछ होनी है। तो सोच के देखिए कि छोटे छोटे जो राजनीतिक दल है, छोटे छोटे जो राज्य है, वो भी अब इनको इनके ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। केंद्रीय एजेंसियों का जितना महत्व इन्होंने घटाया है। एक होता है कि जब किसी चीज का बहुत ज्यादा डराने में प्रयोग करते हैं ना, कि वो उसका अंतिम में डर ही खत्म हो जाता है, तो वो स्थितियां बनी है। तो इसलिए आप एनडीए के बारे में जब बीजेपी के लोगों से पूछेंगे, तो एक तरफ वो उसके बारे में यही बोलेंगे कि हमारे मोदी जी पर्याप्त है, हम तो उन्हीं के बदौलत हमारा सारा काम चल जाएगा। लेकिन जमीनी स्थिति उनकी काफी कमजोर है। उनका पश्चिम बंगाल में कौन सहयोगी है उनका बता दीजिए, बता दें एनडीए वाले कि वहां पे वो किसके साथ लड़ेंगे, तमिलनाडु में किसके साथ लड़ेंगे, केरल में किसके साथ लड़ेंगे। तो वो केवल और केवल विशुद्ध रूप से हिंदी पट्टी के ऊपर निर्भर है। और भले राम मंदिर की चर्चा तो मैं नहीं करूंगा ज्यादा, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा राजीव जी, कि सोनिया गांधी और गांधी परिवार कांग्रेस ने जो निर्णय लिया है, ना जाने का निर्णय लिया है, उन्होंने एक तरह से 22 जनवरी के पूरे कार्यक्रम के ऊपर पानी डाल दिया। कार्यक्रम तो पहले से ही जो है कि बहुत ज्यादा उसमें कुछ गर्माहट बची नहीं थी। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि कैसे सदन के मामले में जब नए संसद भवन का उद्घाटन का मामला था, उस समय विपक्ष ने जब पूरा बहिष्कार कर दिया तो उसका कोई महत्व ही नहीं बचा था। वही स्थिति, वही तमाम तरह की स्थितियां मैं इस पूरे प्रकरण में भी देख रहा हूं जी। और यहां पे बीजेपी इस बुलावे में ना रहे। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि जैसे संविधान के संवैधानिक व्याख्या का पूरा अधिकार मिला हुआ है हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को, कि संविधान के उन पंक्तियों का क्या महत्व है, उसकी संवैधानिक व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। उसी प्रकार से आदि शंकराचार्य ने एक व्यवस्था की सनातन धर्म को लेकर, कि सनातन धर्म में रीति रिवाज क्या होंगे और नहीं होंगे। आज बीजेपी के तमाम लोग शंकराचार्य बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जय। जब आप अति करते हैं, वो अति वाले स्थिति में खुद बीजेपी के हिंदुत्व के ऊपर अब सामान्य जनता को भी समझ में आ रहा है कि हिंदुत्व को सबसे ज्यादा नुकसान, अगर सनातन को सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने पहुंचाया है, भगवान राम का सबसे ज्यादा बेदारीकरण अगर किसी ने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज ऐसी स्थितियां क्यों होंगी कि शंकराचार्य सरीखे लोग और टीम इंडिया के लोगों का मत मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के मत भिन्न हो रहे हैं ना। उनकी धार्मिक व्याख्या अलग हो जा रही है, शंकराचार्य की धार्मिक व्याख्या अलग हो जा रही है। आपकी धार्मिक व्याख्या इसलिए अलग हो रही है कि आप इसको, इस मामले को लेकर आप 2024 में जाना चाह रहे हैं। चूंकि आपके पास कोई सफलता का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, ना तो आपके साथ कोई पुराने सहयोगी हैं, ना उत्तर में कोई सहयोगी दिखते हैं, ना दक्षिण में कोई सहयोगी दिखते हैं। जो छोटे छोटे सहयोगी हैं राजीव जी, अब वो भी उन्हें आंख दिखा रहे हैं। ये स्थितियां बन गई है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि हम उसमें ना भटकें, राम मंदिर की चर्चा में ना अटके, ना भटकें हम, क्योंकि एक पूरी की पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की तमाम डिबेट्स, जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं, वो किसी न किसी रूप में अयोध्या चले जाए। अयोध्या में अगर जाकर हम भटक जाते हैं तो फिर जो मूल चर्चा है, जिसमें एनडीए की बात